हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को, जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डीजल को किस ऊर्जा से रिप्लेस करने के लिए सोचा है? तो इसका ऑप्शन है हरित ऊर्जा, लागत ऊर्जा, भाप ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अक्षय ऊर्जा से डीजल ऊर्जा को रिप्लेस करने के लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार ने सोचा है। तो ये है सोलर एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। यानी 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से बदलने के लिए लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म यानी नॉन फॉसिल फ्यूल्स की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक इसे शून्य उत्सर्जक बनने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप निर्धारित किया गया। यानी 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल्स की हिस्सेदारी बढ़ा दी जाएगी और ये पीएम कुसुम योजना के माध्यम से होगा। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से होगा। केंद्र सरकार कृषि को सौर ऊर्जा से चलने वाली एक योजना भी चला रही है। यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली एक योजना चल रही है अभी, और इससे सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलेगी। और जो योजना चल रही है उससे सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई जो प्रणाली होती है उसे स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो सौर कुसुम योजना क्या होता है, पीएम कुसुम योजना क्या है, ये देखते हैं उसको। पीएम कुसुम योजना की घोषणा कब की गई थी? 2018 के बजट में की गई थी और 2019 में इसे मंजूरी दे दी गई थी। तो यह क्या होता है? तो कुसुम योजना का फुल फॉर्म है कुसुम का किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना के रूप से नामित किया गया। यानी इस नाम से भी जाना जाता है, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, इस योजना से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ग्रिड करके बेचने का विकल्प दिया जाता है। यानी इस योजना में क्या होता है, किसान अपने बंजर भूमि पर सोलर एनर्जी के माध्यम से यानी उनकी परियोजनाओं के माध्यम से जो बिजली उत्पन्न होती है उसको बचा के यानी इकट्ठा करके बेच सकता है। और यह योजना 2022 तक 30.8 गीगावाट की सौर क्षमता जोड़ने का प्रयास करी। यानी 2022 तक इस योजना में 30.8 गीगावाट की सौर क्षमता को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का महत्व है, तो इस योजना का महत्व क्या है? इस योजना का महत्व कृषि क्षेत्र पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए, किसी सब्सिडी को बोझ का कम करना है इसको। डिस्मोस के वित्तीय स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए यह राज्य सरकारों को विकेंद्रीकृत और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर परेशानियों को कम करने के लिए सब्सिडी का परिव्यय यानी आउटलेट को कम करने के लिए मदद करती है। इस आउटलेट से सब्सिडी कम होगी, यानी कृषि क्षेत्र पर जो सब्सिडी होती है उसे कम करने के लिए ये योजना बहुत ही लाभदायक है। यह राज्य सरकारों को अक्षय खरीद दायित्व लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। यानी यह केंद्र सरकार की जो योजना है यह राज्य सरकारों को सोलर एनर्जी के दायित्व को लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मदद भी करेगी। किसानों को बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है, क्योंकि इससे किसान अतिरिक्त बिजली बचाकर इसको बेच भी सकते हैं। इस योजना के परिणाम स्वरूप विकेंद्रीकृत और सौर आधारित सिंचाई प्रदान करने का सिंचाई का कवर विस्तार हुआ है और इस प्रकार इससे प्रदूषणकारी डीजल के उपयोग को समाप्त कर दिया गया। यानी इस प्रकार से इसने प्रदूषणकारी डीजल के उपयोग को समाप्त कर दिया है, यानी डीजल का उपयोग बहुत ही कम तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस और बेलारूस ने हाल ही में किस देश के सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका ऑप्शन है रूस, जापान, अमेरिका, बेलारूसी। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। बेलारूसी के सीमा के पास संयुक्त अभ्यास किया है। किसने किसने किया? रूस और बेलारूस ने। तो बेलारूस रसिया के बगल का एक देश है। तो इसके की पॉइंट है, रूस और बेलारूसी ने 10 फरवरी 2022 को यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। किसके साथ किया है? रूस और बेलारूसी ने
यूक्रेन के साथ। कब? 10 फरवरी 2022 को। यह सैन्य अभ्यास 10 दिनों के अभ्यास के लिए किया गया था। इसमें 30,000 रूसी सैनिक और सभी बेलारूसी सशस्त्र बल इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह सेनाएं तब शामिल हुई जब रूस की यूक्रेन के साथ अपनी सीमा के साथ साथ क्रिमकीय प्रायद्वीप की सेना को जमा कर दिया था। यानी यह कब स्टार्ट हुआ है? यह यूक्रेन के साथ जब रूस अपना संयुक्त सेना अभ्यास कर रहा था, तब ये बेलारूस ने भी इसमें अभ्यास लिया है, मतलब इसमें भाग लिया है। इस अभ्यास के लिए कई उपकरणों को रूस से हजारों मील दूर की यात्रा में बदला गया है। और रूस की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली यूक्रेन के साथ सीमा के पास बेलारूसी में सक्रिय की गई है। और यूक्रेन के अभ्यास में करीब 10,000 सैनिक शामिल थे। और यूक्रेन के अभ्यास में जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल थी, जो हाल ही में अमेरिका ने उसे दी है। किसने दिया है? अमेरिका ने। किसको दिया है? यूक्रेन को। कौन सी मिसाइल? एंटी टैंक मिसाइल है। इसके अलावा इस अभ्यास में ब्रिटिश NLAW एंटी टैंक हथियार भी शामिल हैं। यानी ब्रिटिश NLAW एंटी टैंक हथियार भी शामिल हैं। और रूस काला सागर के मिसाइल परीक्षण का भी तैयारी कर रहा है। यानी रूस क्या कर रहा है? काला सागर के मिसाइल परीक्षण का, जिससे इसे अपने नौसागर आजो सागर में नौवाहन लाना असंभव हो जाएगा। यानी नेवल एकेडमी इसके लिए असंभव हो जाएगी इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रजाति को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो इसका ऑप्शन है कंगारू, चीता, बंदर या कोआला। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। कोआला जो एक प्रजाति है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इसे लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित कर दिया है। तो ये रहा कोआला। तो इसके की पॉइंट जानते हैं। 10 फरवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित कर दिया है। ये कहाँ पाया जाता है? ये क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के क्षेत्र में ये पाया जाता है। और 10 साल पहले कमजोर रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अब इस प्रजाति की सुरक्षा बढ़ा दी गई क्योंकि ये लुप्त हो रहा है। तो ये लुप्त क्यों हो रहा है? इसके निवास स्थान के में नुकसान हुआ है, लंबे समय तक सूखे का प्रभाव के कारण और आग लगने की घटनाओं के कारण और शहरीकरण और बीमारी के संचयी प्रभाव के कारण देश भर में कोआला की जनसंख्या घट रही है। इसके अलावा यह माना जाता है कि 2019 और 20 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में जब आग लगी थी, उससे हजारों कोआला मारे गए थे। इस प्रकार इस प्रजाति को लुप्त प्राय घोषित करने के लिए घोषणा की गई है। कोआला क्या है? ये है कोआला। कोआला एक शाकाहारी जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। और यह प्रजाति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो एक न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। यह अपने मोटे शरीर, बड़े सिर, बिना पूंछ वाले शरीर, गोल कानों और बड़ी चम्मच के आकार के नाक की पहचान होती है। क्या क्या होता है? इसका शरीर मोटा होता है, बड़ा सिर होता है, बिना पूंछ वाला शरीर होता है, गोल कान होता है और चम्मच जैसे आकार की इसकी नाक होती है, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है। और इसके पूरे शरीर की लंबाई होती है 60 से 85 सेंटीमीटर। और इसका वजन कितना होता है? 4 से 15 किलोग्राम का। और इसका रंग होता है सिल्वर और ग्रे और चॉकलेट कलर का। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य, खेल, कानून या बैंक? इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस, मतलब ये शीर्षक है। स्वास्थ्य रिपोर्ट जो जारी किया गया इसका शीर्षक ये है। शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का प्रकाश डाला है कि ब्रिक्स देशों में भारत का स्वास्थ्य देखभाल सबसे कम खर्च में है। इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश भी डाला गया कि भारत में लगभग 65% अस्पताल के जो बेड हैं वह उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल जैसे लगभग में 50% आबादी को सेवाएं प्रदान करते हैं। और शेष 21 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाली भारत की अन्य 50% जो आबादी है वो 35% अस्पताल के बिस्तर से फायदा, मतलब उसके लाभ मिलता है।
और बिस्तरों की संख्या में कम से कम 30% की वृद्धि की जानी चाहिए, यानी 30% वृद्धि की जाएगी। भारत में अस्पताल का क्षेत्र कुल स्वास्थ्य सेवा के बाजार में 80% हिस्सा है। मतलब क्षेत्र अस्पताल क्षेत्र के कुल स्वास्थ्य सेवा में भारत का कितना हिस्सा है? 80% है। और वित्तीय वर्ष 2017 में इसका मूल्य 61.79 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2023 तक 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचाने का संभावना है। यानी 2017 में कितना था? 61.79 बिलियन, और 2023 में 132 मिलियन डॉलर तक पहुंचाने की संभावना की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य बीमा गैर जीवन बीमा व्यवसाय में 20% का योगदान देता है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार जो स्वास्थ्य बीमा गैर जीवन बीमा कराया जाता है, इस व्यवसाय में 20% का योगदान देता है। इस रिपोर्ट के अनुसार पीएमजे भारत में स्वास्थ्य बीमा 34% से बढ़कर 50% हो गई है। ऐसे इन पेंशन सेवाओं को इसको मदद मिलेगी। किसको मदद मिलेगी? इस इन पेशेंट सेवाओं को। अगला क्वेश्चन है, एलसीए तेजस किस देश में एयर शो 2022 में भाग लेगा? यानी एलसीए तेजस किस देश में एयर शो 2022 में भाग लेगा? जापान, सिंगापुर, रूस, अमेरिका। उसका राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सिंगापुर में तेजस एयर शो 2022 में भाग लेगा। ये रहा तेजस। तो इसके की पॉइंट है, भारतीय वायुसेना ने एक 44 सदस्यीय टुकड़ी सिंगापुर एयर शो में भाग लेने के लिए गई है। यह 15 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित किया गया। कब तक आयोजित किया गया? 15 फरवरी से 18 फरवरी तक। सिंगापुर में एयर शो जो है एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जो वैश्विक उड्डयन उद्योग को उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। अब भारतीय वायुसेना विश्व भर में प्रतिभागियों के एक साथ स्वदेशी तेजस MK1 AC प्रस्तुत करेगी। तो भारत की तरफ से क्या है? तेजस वायु लड़ाकू विमान को प्रस्तुत करेगी। तेजस विमान अपनी उत्कृष्टता, हैंडलिंग और विशेषताओं तथा गतिशीलता को प्रदर्शित करते हुए निचली ऊंचाई के एरोबैटिक्स को प्रदर्शित करते हुए सबको मनमुग्ध कर देगा। यानी तेजस की क्या खासियत है? इसकी गतिशीलता, इसकी हैंडलिंग और सबसे नीचे ऊंचाई के एरोबैटिक्स को प्रदर्शित, ये इसकी खासियत है। तो अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आज अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? 7वां, 10वां, 12वां या 17वां? तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। 17वां अपना स्थापना दिवस मनाया। किसने? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। SPMCIL का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके की पॉइंट है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आज अपना 17वां स्थापना दिवस डिजिटल माध्यम से मनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग में सचिव और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, मतलब वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। किससे? वर्चुअल माध्यम से, यानी डिजिटल माध्यम से। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति का सिक्का भी लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति का सिक्का। और किसने किया है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। अगला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किसके सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन है खेल, कानून, वित्तीय या पर्यटन। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी जो राइट आंसर है। पर्यटन के सहयोग के लिए समझौता किया। किसने किसने किया? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसके की पॉइंट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन सहयोग के लिए समझौता किया है और समझौते पर हस्ताक्षर किया है। महामारी के बाद दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पे समझौता किया गया है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया 11 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में यह हस्ताक्षर हुआ है। किसके किसके बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। क्यों हुआ है?
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इस समझौते ज्ञापन पर भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय की ओर से वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ताओं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। किसने किया? पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर से सांसद, व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री कौन थे? दान तेहान द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन था? उनके पर्यटन और निवेश मंत्री माननीय दान तेहान थे। और भारत से कौन था? पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन सृजन करने वाले बाजारों में से एक है। यानी ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा आने वाले पर्यटन होते हैं। 2019 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में चौथे स्थान पर था। यानी ऑस्ट्रेलिया से आने वाले 2019 में चौथे स्थान पर था भारत में। और देश में विदेशी पर्यटकों के कुल पर्यटन का हिस्सा 3.4% का योगदान देता है। यानी ऑस्ट्रेलिया कितना योगदान देता है? 3.4%। और ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस महत्वपूर्ण स्रोत बाजार में पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए सहायक होगा। यानी इस हस्ताक्षर से समझौता से क्या होगा? पर्यटकों को आगमन का बढ़ावा देना, मतलब इसमें सहयोग मिलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2014 में पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। यानी 2014 में भी एक समझौता हो चुका था, जो कि ये 27 नवंबर 2019 में ये खत्म हो चुका था। यानी जो समझौता 2014 में किया गया था, ये समझौता 2019 में समाप्त हो गया था। और 27 नवंबर 2014 से ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को 2014 से एक इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा भी पेश कर रहा है, यानी उनको प्रदान कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत सहयोग से किसका शुभारंभ किया है? इसका ऑप्शन है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, गंगा परियोजना, रोड परियोजना या सफाई स्वच्छता। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया किसके? अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने। तो इसके की पॉइंट है, अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के सहयोग से विज्ञान, महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप के शुभारंभ किया है। इस फेलोशिप को प्री इनक्लूसिव मॉडल के रूप में विकसित किया गया, जो युवाओं को सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए और सतत विकास लक्ष्य आधारित समाधान को केंद्रित करते हुए उनको उद्यम स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगा। यानी इनको उद्यम स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगा। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो उन्होंने कहा है कि युवा और ऊर्जावान नव प्रौद्योगिकियों के लिए प्री इनक्यूबेशन जगह बनाना सामुदायिक समस्याओं के लिए जीवंत और प्रयोग समाधान हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यानी ये इनक्यूबेशन जगह मतलब सामुदायिक समस्याओं के लिए और जीवंत और प्रयोग समाधान हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह फेलोशिप समग्र और समावेशी नवाचारों निर्माण में युवा परिवर्तनकर्ताओं के साथ साथ सामुदायिक नवाचार को इकोसिस्टम प्रदान करने का एक बेहतर तरीका है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के लिए और उनके कल्याण के लिए क्या शुभारंभ करने जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है रोजगार, घर योजना, स्माइल या खेल कूद। इसका राइट आंसर है स्माइल। इसके की पॉइंट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ रोड पर नई दिल्ली में स्थित भीम सागर केंद्रीय योजना यानी स्माइल, इसका मतलब है आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता शुरू करने जा रहा है। इस योजना का शुभारंभ किसने किया है? माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा आरंभ किया गया है। इस मौके पर कौन था? सभी राज्य मंत्री मौजूद थे। यह अम्ब्रेला स्कीम यानी इस अम्ब्रेला के स्कीम के अंदर ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न यानी जो भीख मांगने में लगे हुए हैं उन लोगों के लिए कल्याणकारी उपाय प्रदान करने में मकसद बनाया गया है। इस मकसद से बनाया गया, किस मकसद से? ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले जो लोग होते हैं उनके कल्याणकारी के लिए। इस मंत्रालय ने इस योजना के लिए 2021-22 से 2025-26 तक
365 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और यह सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखता है कि जिसकी पहचान चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, व्यवसाय और आशा के कई आयामों के माध्यम से जिसकी आवश्यकता होती है, इसे ये प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने कितने रुपए की लागत से बिहार के मुंगेर में पुल का निर्माण किया है? तो इसका ऑप्शन 560 करोड़ रुपए, 676 करोड़ रुपए, 980 करोड़ रुपए, 996 करोड़ रुपए। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। 696 करोड़ रुपए की लागत से नितिन गडकरी ने बिहार के मुंगेर में इस पुल का निर्माण किया है। तो इसके की पॉइंट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, जिन्होंने 696 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के मुंगेर में राष्ट्रीय मार्ग यानी NH 333B पर गंगा नदी संपर्क परियोजना के तहत, किसके तहत? गंगा नदी संपर्क परियोजना। और कहाँ बना है? बिहार के मुंगेर में। कहाँ? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 333B पर। कितने रुपए की लागत से? 696 करोड़ रुपए की लागत से। कितने किलोमीटर? 14.5 किलोमीटर लंबे रेल और सड़क पुल निर्माण यानी रेल पुल और सड़क पुल दोनों पुल का निर्माण का उद्घाटन किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार के हर शहर को, हर गांव को बेहतरीन कनेक्टिविटी से लैस करके उनके सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी बिहार के हर गांव और हर शहर को बहुत बेहतरीन बनाया जाएगा। अब बिहार के मुख्य पर्यटन और तीर्थ स्थलों में से एक मुंगेर है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने प्राचीन इतिहास, संस्कृत, शिक्षा और वाणिज्य के लिए जाना जाता है। मुंगेर एक फेमस जगह है बिहार में। और उन्होंने यह भी कहा है, यानी किसने? नितिन गडकरी ने, कि इस मुंगेर में खड़किया के बीच की दूरी को 100 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। यानी मुंगेर से खड़किया के बीच की दूरी को इस पुल के बनने के बाद 100 किलोमीटर की कमी हो जाएगी। और इस मुंगेर में बेगूसराय के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे क्या होगा फायदा? इससे पर्यटन को फायदा होगा, कृषि को फायदा होगा, उद्योग में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा। और इस परियोजना के तहत इस पूरे क्षेत्र में प्रगति और समृद्धि आएगी, जो कि बिहार राज्य और देश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा। यानी इस पुल से बनने के बाद बहुत ही फायदे हैं। तो इस पुल को कितने किलोमीटर तक बनाया गया? 14.5 किलोमीटर का। कितने रुपए की लागत से? 696 करोड़ रुपए की लागत से। और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री के कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। तो ये कहाँ पे बना है? ये बिहार के मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 333B पर गंगा नदी संपर्क परियोजना के तहत बना है। तो इतनी चीजें एक की पॉइंट में याद रखी हैं। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।